आप मेरी बात समझिए। मतलब आपको करना क्या है, तो आपको ये देखा है ऐसा, तो इससे इन पैरामीटर से कैपिटल आर है और इसे डिसाइड हो गया कि सीरीज और पैरेलल में नहीं है ना, क्योंकि ना तो कैपिटल आर स्मॉल आर से बहुत बड़ा है, ना स्मॉल आर कैपिटल आर से बहुत बड़ा है। सो डिसाइड हो कि इट्स अ केस ऑफ मिक्स कॉम्बिनेशन। मिक्स कॉम्बिनेशन में फिर आपने क्या, टोटल सेल्स 24 है, एक रो में n और m रोज हैं, तो n into n is not 24, और फिर फार्मूला है nr is equal to small n into capital R, उससे n और m की वैल्यू निकाली और करंट निकाला, दिस द मैक्सिमम करंट। मतलब अगर आपको कभी वेरीफाई करना हो तो आप वेरीफाई बड़ी इजीली कर सकते हो। आप इजीली वेरीफाई क्या कर सकते हो, आप इजीली वेरीफाई कर सकते हो कि अगर आप सबको सीरीज में लोगे तो कैलकुलेट करना करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर से काफी कम आएगा। सब कुछ पैरेलल में लेना, फिर देखना करंट कितना आएगा, 1 एम्पियर से काफी कम आएगा। तो पता लग जाएगा कि 1 एम्पियर इसका मतलब काफी ठीक करंट। दिस इज क्लियर। देन सी, अब आप देखोगे ये था सीरीज पैरेलल इन मिक्स कॉम्बिनेशंस ऑफ द सेल। अब जो है कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इट इज द किरचॉफ्स लॉ। आप ठीक से देखोगे, अगर आपका किरचॉफ्स लॉ अभी ही क्लियर हो रहा था तो इट इज फॉर श्योर कि आपका एक या दो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स के और एक या दो क्वेश्चन जेई मेन या नीट, आप जिसकी भी तैयारी करोगे उसका डेफिनेटली होंगे इस पे बेस्ड, क्योंकि एक लॉ है और इस लॉ के फिर बहुत एप्लीकेशंस हैं। आप ठीक से समझना, किरचॉफ्स का जो फर्स्ट लॉ है इट इज दिस, कि फिगर पहले बना रहा हूं मैं, यहाँ पे करंट I1 आई, यहाँ I2 आई, यहाँ I3 आई, और यहाँ से बाहर करंट गई I4 एंड I5। सो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। मतलब आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के इक्वल होगा। पहले मेक द फिगर, फिर मैं लॉ बताता हूँ आपको, फिर मैं लॉ डिक्टेट करूंगा। वर्ड्स में लॉ नोट करोगे, द सम ऑफ द इनकमिंग करंट, द सम ऑफ द incoming current to a junction, the the sum of the incoming current to a junction is equal to the sum of the outflowing current from that junction. Sum of the incoming current to a junction is equal to the sum of the outflowing current from that junction. Sum of the outflowing current from that junction. Outflowing current from that junction. आप समझ गए मेरी बात? जितनी करंट किसी भी जंक्शन में आने वाली करंट का सम जाने वाली करंट के सम के इक्वल होगा। अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन विच फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, तो आप क्या बताओगे? आप लिख लो, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, यू राइट, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन, दिस लॉ इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज दो कैसे, किस तरीके से, ठीक से समझना। जैसे आने वाली करंट का सम क्या हुआ, एक सेकेंड में यहाँ पे जितना चार्ज आएगा, एक सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करता, दैट इज कॉल्ड व्हाट, करंट। इसका मतलब हुआ कि एक सेकेंड में जितना चार्ज आएगा, दैट इज व्हाट I1 प्लस I2 प्लस I3। तो क्योंकि ये पॉइंट ना तो चार्ज का डिस्ट्रॉयर है ना ही चार्ज का जनरेटर है, तो जितना चार्ज एक सेकेंड में आएगा उतना ही चार्ज यहाँ से बाहर जाना चाहिए, सो दैट कि इस प्लेस का चार्ज कांस्टेंट रहे। दिस इज द लॉ ऑफ, दिस इज द फर्स्ट लॉ। अब देखो सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ किरचॉफ का, दैट इज आल्सो कॉल्ड लूप लॉ। सेकेंड लॉ को हम लूप लॉ भी बोलते हैं। तो देखो लूप लॉ क्या है, लूप लॉ इज दिस, कि आप इसमें ऐसे करते हो कि मैं पहले एक्सप्लेन करता हूँ, देन फिर मैं लॉ नोट कराऊंगा। ये एक सेल E1 R1
ऑन टू make this circuit. ठीक है, नाउ सी, अब आप देखोगे हम करते क्या हैं, जब भी किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई करना है, ध्यान से जल्दी से बनाओ सो दैट कैन एक्सप्लेन करें। जैसे ये हो सकता है कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हो, तो आपको E1, E2, E3, R1, R2, R3, R4 की न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी। तो अब ये चेक करोगी कौन सा सेल सबसे बड़ा है, ठीक है ना। आप ये देखो कौन सा सेल सबसे बड़ा है, राइट, मतलब जिसका ईएमएफ सबसे ज्यादा हो। ऐसा भी हो सकता है दो का ईएमएफ इक्वल हो और एक छोटा हो, तो आपको या तो सबसे बड़ा वाला सेल कोई भी एक, या एक ही बड़ा वाला तो वाला, उससे आप आई करंट बाहर निकलते हुए ले लो। जिससे आप बोलो यहाँ पे तो आपको नहीं पता E1, E2, E3 में से कौन सा बड़ा है, नहीं पता तो किसी भी सेल के पॉजिटिव से आई करंट बाहर ले लो। आपने आई करंट बाहर ले ली, अब ये आई करंट यहाँ आएगी, आई में से I1 यहाँ जाएगी। जब ये I1 यहाँ आएगी तो ठीक है, जब I1 यहाँ आएगा तो आपको इस बारे में बॉदर नहीं करना कि इसके आगे एक बैटरी है या क्या है, विदाउट सीइंग दैट I1 यहाँ ले ली। फिर अब यहाँ कितनी बची, फर्स्ट लॉ से I1 यहाँ भी तो कितनी बची, I माइनस I1। तो यहाँ पे भी आपको इस बारे में बॉदर नहीं करना। जैसे आप सोचते हो कि यहाँ पे पॉजिटिव है बैटरी का, तो I माइनस I1 करंट आएगी तो ये से अपोज करेगा, कोई मतलब नहीं। आप ये देख लो जब यहाँ से आई करंट आई थी तो इस आई करंट में E1 का, E2 का, E3 का जो है सबका रोल इंक्लूडेड था, इसमें सबका रोल इंक्लूडेड था। तो जो करंट आई है, जब यहाँ पे करंट I1 जाएगी तो आपको बॉदर नहीं करना कि अब E2 का क्या कंट्रीब्यूशन होगा, इसका कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी था। यहाँ पे I माइनस I1 आई तो इसमें कंट्रीब्यूशन इसका ऑलरेडी है, तो I माइनस I1, ये करंट I माइनस I1 यहाँ पे आगे आएगी, I माइनस I1 आगे आई, यहाँ से I1 करंट आई और ये I माइनस I1 और I1 मिलकर के क्या हो जाएगा, इट विल बिकम I। बैटरी का लॉ भी यही होता है कि बैटरी के इस टर्मिनल से कितना करंट बाहर आया, I, यहाँ वापस कितना रहेगा, I। इसका मतलब क्या आपने फर्स्ट लॉ ठीक से अप्लाई किया है, नहीं तो बाई करंट वापस नहीं जा पाती। इस बैटरी के एक टर्मिनल में कितना करंट अंदर जा रहा है और कितना बाहर आ रहा है, सो वो भी करेक्ट है। यहाँ पे कितना करंट अंदर जा रहा है, I माइनस I1 और I माइनस I1 बाहर आ रहा है, ठीक है। तो आपको बॉदर इस बारे में नहीं करना कि जैसे आप सोचो क्या ये तो इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव में करंट अंदर क्यों जा रही है। अगर आपके डिस्ट्रीब्यूशन में अंदर जा रही है तो उसे जाने दो, लेट इट हैपन, ठीक है ना, समझ गए। देन से अब किरचॉफ सेकंड लॉ है क्या, बेसिकली जैसे मान ली मैंने इस लूप में एक डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज। और आप क्या करते हो, एक सर्कल बनाते हो, उसमें या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक एरो बना दोगे या एंटी क्लॉकवाइज में आपने जिस ओर भी एरो बना दिया तो दैट मींस व्हाट कि वो डायरेक्शन आपने पॉजिटिव ले ली, वो डायरेक्शन आपने क्या की, पॉजिटिव ले ली, ठीक है। पार्थ समझ गए, ठीक है ना। हेयर कट कराया है, क्यों पार्थ हेयर कट कराया है, अच्छा है, इट्स गुड। सो आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लिया, समझ गए ना, जिस ओर पॉजिटिव लोगे उसे मार्क कर दोगे,
अब करना क्या, इक्वेशन के एक साइड में आपको इस लूप से मतलब है, अब नीचे वाले लूप से मतलब नहीं है। अगर ये लूप अकेला होगा और उसमें केवल ये वाला सेल होगा, अकेला सेल, तो आप देखो कि इस लूप में ये वाला सेल किस ओर करंट देगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, देख के बताओ। एंटी क्लॉकवाइज, पॉजिटिव से देगा निगेटिव की ओर, इसलिए इसका ईएमएफ पॉजिटिव है, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव। अब ये वाला सेल, अगर इस लूप में ये वाला सेल अकेला होता तो किस ओर करंट देता? अरे सेल करंट किस ओर देता? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, तो यहां से देता इस ओर, और इसे क्या बोलते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं या क्लॉकवाइज? तो फिर एंटी क्लॉकवाइज बोलो। ये अब कहानियों के टर्म से क्यों बात करते हो कि एक बार एंटी क्लॉकवाइज बोल दिया तो अगले वाले को क्लॉकवाइज बोल दो? अभी आप ऐसे ही तो कर रहे हो, एक को एंटी क्लॉकवाइज बोल दो तो अगले वाले को क्या बोलो, क्लॉकवाइज। अरे आप चेक कर लो ना, इस लूप में जिस ईएमएफ का साइन आप डिसाइड कर रहे हो, अगर वो सेल उस लूप में अकेला होता तो ये सेल अपना करंट किस ओर देता, इस ओर देता ना, और ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव मान रखा, तो इसका भी ईएमएफ क्या आ गया, पॉजिटिव। अब इसका राइट हैंड साइड कैसे लेते हो, आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है, स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, मूव अक्रॉस द लूप इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस, यहां से स्टार्ट करो और पूरे लूप में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव करोगे। पूरे लूप में मूव कैसे करोगे, एंटी क्लॉकवाइज। फिर अब आप एंटी क्लॉकवाइज मूव करोगे, रास्ते में एक रेजिस्टेंस R1 आया, इसमें आप देखो कि क्या आपके मूवमेंट की, आपको मूवमेंट किस ओर करना है, एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है, और जिस पॉइंट से स्टार्ट करोगे आप उसी पॉइंट पे वापस आओगे। फिर जब आप इस पे आते हो तो आपके मूवमेंट के डायरेक्शन से इसके करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, तो इसका वोल्टेज पॉजिटिव आएगा, और वोल्टेज कितना होगा, I इंटू R1, ओम्स लॉ से ये होगा ना, IR1 पॉजिटिव। अब आप इस ओर जाओगे, आपके मूवमेंट के डायरेक्शन से करंट की डायरेक्शन मैच कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, इसका वोल्टेज प्लस I1 इंटू R2। अब यहाँ आओगे, आपके मूवमेंट से इसका भी करंट मैच कर रहा है डायरेक्शन, तो वॉट प्लस I इंटू R4, इसमें I1 R2 होगा, इसमें IR4, इसमें IR1, पहला इक्वेशन। अब आप इस वाले लूप में आ रहे हो, एक लूप में अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया है तो कोई जरूरी नहीं कि आपको इसमें एंटी क्लॉकवाइज ही पॉजिटिव लेना पड़ेगा, नहीं, आप, ये आपकी मर्जी, कोई आप क्लॉकवाइज ले लो, क्लॉकवाइज ले लो, कोई भी ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कोई लॉ नहीं कि आपको जिस और मर्जी, जैसे आपको इस वाले में बोलो क्या पॉजिटिव लेना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, चलो एंटी क्लॉकवाइज ही ले, बना दिया। अब इस लूप में, इस लूप की बात होगी, अब अगर ये सेल अकेला होता तो ये करंट किस ओर देता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, इस ओर देता ना, क्लॉकवाइज, और आपने एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया तो क्या आ गया, माइनस ऑफ ई। ये सेल करंट किस ओर देता, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इस ओर देता ना, और ये क्या है, क्लॉकवाइज, तो ये भी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि आपने तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव माना है। आप किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और जो पॉजिटिव माना है उसी ओर मूव करो, मतलब एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना, यहां से मूव करो और ऐसे वापस आओ। फिर जब आप इस वाले रेजिस्टेंस में जाओगे तो आपके मूवमेंट का डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन से मैच करेगा, तो पॉजिटिव आ गया, प्लस व्हाट, I माइनस I1 इंटू R। अब आप यहाँ आए, यहाँ पे आपके मूवमेंट का डायरेक्शन क्या करंट की डायरेक्शन से मैच कर रहा है, नहीं, ऑपोजिट है, आप इस ओर जा रहे हो क्योंकि आपको तो एंटी क्लॉकवाइज जाना है, और करंट उसके ऑपोजिट, तो क्या रहेगा, माइनस ऑफ I1 इंटू R। तो देखो वही I1 R2 इसके लिए पॉजिटिव था, इसके लिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब इन दोनों इक्वेशंस में अननोन्स कितने हैं, इन दोनों इक्वेशंस में अननोन्स कितने हैं, I1, I और I1। एग्जामिनर ने आपको E1, E2, E3 की वैल्यूज दी होंगी, R1, R2, R3, R4 की वैल्यू दी होंगी, तो अननोन क्या हुआ, I एंड I1। तो आप इससे सॉल्व फॉर I एंड I1, आप इससे I और I1 के लिए सॉल्व कर लोगे। अब एक चीज हो, जैसे आपने I और I1 की न्यूमेरिकल वैल्यू निकाली, अगर I और I1 पॉजिटिव आ गए तो जिस ओर आपने I की डायरेक्शन ली है उसी ओर होगी, जिस ओर I1 की ली है उसी ओर होगी। फिर I और I1 की वैल्यू से I माइनस I1 निकालोगे, अगर वो भी पॉजिटिव आ गया
तो जिस ओर I-I1 लिया है उसी ओर होगा। लेकिन अगर सॉल्व करने से कोई भी करंट नेगेटिव आ गई, सॉल्व करने से कोई भी करंट नेगेटिव आ गई, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, जो आपने लिया है उसका रिवर्स होगा। ठीक है, जो आपने लिया है फिर क्या होगा, उसका रिवर्स होगा। जैसे जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू निकालोगे तो आपको ये तो एज्यूम्ड सर्किट डायग्राम है, कोई वैल्यू सॉल्व करने से न्यूमेरिकली नेगेटिव आ गई तो आप उसमें बाद में क्या लिख दोगे, जैसे मान लीजिए I1 नेगेटिव आ गया तो आप लिख दोगे डायरेक्शन ऑफ करंट I1 इज ऑपोजिट टू एज कंसीडर्ड, एज एज्यूम्ड, उससे ऑपोजिट है। ठीक है, तो किरचॉफ सेकंड लॉ से इक्वेशन कैसे बनाना है समझ में आ गया ना। अब आप उसके नीचे लॉ को वर्ड्स में भी लिख लो, आप लिख लोगे लॉ को वर्ड्स में लिख लो। द सम ऑफ द EMF across a loop, the sum of the EMF across a loop, the sum of the EMF across a loop equals to the sum of the potential drops across the different resistances, sum of the potential drop across the different resistances, sum of the potential drop across the different resistances, ठीक है, when all are considered with a proper sign convention, all are considered with a proper sign convention, when all are considered with a proper sign convention, समझ गए, एक पूरे लूप के क्रॉस सम ऑफ द EMF, जो उस लूप के क्रॉस रेजिस्टेंसेस हैं उनमें वोल्टेज ड्रॉप सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स के इक्वल होगा, जबकि आप सबका एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन ले रहे हैं। ठीक है, इट इज द। अगर आपसे कोई पूछे कि किरचॉफ सेकंड लॉ इज बेस्ड अपॉन व्हिच फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स, जैसे पहला लॉ किरचॉफ का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड था, तो किरचॉफ का सेकंड लॉ किस फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स पे बेस्ड है? You're right. Kirchhoff's second law is based upon the, आप लिखोगे Kirchhoff's second law is based upon the law of conservation of energy. Kirchhoff's second law is based upon the law of conservation of energy. ये law of conservation of energy पे based है, ठीक है? It is based upon the law of conservation of energy. ठीक है? अब एक और एप्लीकेशन पूछते हैं किरचॉफ्स के सेकंड लॉ का, इट इज दिस। सर्किट में वो लोग कोई भी दो पॉइंट्स मार्क कर देंगे, जैसे पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और आपसे पूछा गया कैलकुलेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी। आपको ए बी के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ए और बी के क्रॉस। तो जब आपने पहले किरचॉफ्स लॉ के थ्रू आई और आई वन सॉल्व कर लिया, अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए तरीका ये है, आप इस पॉइंट से स्टार्ट करोगे और बी तक पहुंचोगे किसी भी पाथ के थ्रू, इसके थ्रू, इसके थ्रू या फिर इसके थ्रू, जिस पाथ के थ्रू मर्जी उस पाथ के थ्रू पहुंचो। तरीका क्या है, यहां से स्टार्ट किया, आप किसी भी पाथ के थ्रू जाओगे, अगर रास्ते में एक रेजिस्टेंस आएगा और उस रेजिस्टेंस में आप करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, उस रेजिस्टेंस में आप करंट की डायरेक्शन में मूव करते हो, तो यहां पे लिखोगे माइनस आई इंटू आर। ये किरचॉफ्स लॉ से उल्टा हो गया। किरचॉफ्स लॉ में जब हम जिस ओर मूव करते थे करंट उसी ओर होती, तो आई आर क्या लिखते थे, पॉजिटिव। लेकिन तब आई आर इक्वेशन के दूसरी साइड में लिखते थे। यहाँ पे जिस ओर पोटेंशियल है उसी ओर है, जब एक रेजिस्टेंस के थ्रू पास करोगे, अगर आप करंट की डायरेक्शन में मूव करोगे, तो आई इंटू आर वन क्या लिखना है, नेगेटिव। अब यहां से यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, 11 रेजिस्टेंस आ गया।
इसमें भी आप किस ओर मूव कर रहे हो, करंट की डायरेक्शन में, तो क्या आएगा माइनस ऑफ I माइनस आई वन इंटू वॉट R3। यहां से आप ऐसे दीदी कम्स आउट I माइनस आई वन इंटू वॉट R3, I माइनस आई वन इंटू वॉट R3। अब क्या आ गया, रास्ते में एक बैटरी आ गई। अब रास्ते में क्या हुआ, एक बैटरी आ गई। तो बैटरी से डील कैसे करोगे, देखो अगर बैटरी का निगेटिव उस ओर है जहां आपको पहुंचना है, जहां आपको पहुंचना है उस ओर बैटरी का क्या है, निगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा माइनस ऑफ E3। जहां आपको पहुंचना था उस ओर अगर बैटरी का पॉजिटिव होता तो यहाँ लिखते क्या, प्लस E3 इक्वल्स व्हाट। अब आप बी पे आ गए तो बी, क्योंकि आपने प्रीवियस इक्वेशन से आई और आई वन की वैल्यू सॉल्व कर ली है और R1 R2 R3 नोन है, E3 वगैरह सब कुछ, इसे VA माइनस VB निकाल लोगे, जिससे आपका VA माइनस VB की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, जो भी आएगी आ जाएगी ना। आप इससे जो भी VA माइनस VB की वैल्यू होगी यू कैन फाइंड दैट, आ जाएगी ना। तो अगर आपको सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना तो आप पोटेंशियल डिफरेंस इस तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, दिस इज क्लियर। सो दिस वाज द किरचॉफ्स लॉज। किरचॉफ्स लॉ का मैंने क्या बोला, क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी एग्जाम हो कि उसमें ना आए, हर एक एग्जाम में किरचॉफ्स लॉ का ये क्वेश्चन तो जरूर से होता है। तो आपको फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, उसके थ्रू इक्वेशन कैसे बनाना, और मेरी एडवाइस है कि जितनी जल्दी से जल्दी, जैसे आप जाओगे घर पे एनसीईआरटी का कोई सॉल्व एग्जांपल ही सॉल्व करना, उनके तरीके से मत करना। एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल में क्या होगा, करंट की डायरेक्शन मार्क कर रखी होंगी उन्होंने, क्वेश्चन फिगर में ही मार्क कर रखी होंगी, आप उसकी करंट की डायरेक्शंस को मत मानना, कॉपी में सेपरेट फिगर बनाना, वैल्यूज लिखना, फिर जो मैंने आपको सिखाया कि कैसे करंट की डायरेक्शन होगी आप अपनी ओर से लो, कोई जरूरी नहीं कि उनसे मैच करेगी। इक्वेशन बनाओ, इक्वेशंस को सॉल्व करो, आई वन और सबकी वैल्यू निकालो, और फिर देखो कि क्या आपका सॉल्यूशन उनसे, सॉल्यूशन का मतलब आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर आप इसे आज ही कर लोगे तो आपका किरचॉफ्स लॉ बिल्कुल पक्का हो जाएगा, और किरचॉफ्स लॉ पक्का होने का मतलब है कि आपका बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली 4 मार्क्स, और वही जेई मेन या नीट के लिए भी एक क्वेश्चन जेई मेन का या नीट का डेफिनेटली कंफर्म, ठीक है, समझ गया आप इसे। अब आप देखो अब इसके बाद आप ये देखोगे, नाउ नेक्स्ट इज और देखो पावर, या पावर के पहले मैं आपको बता रहा हूँ, इसके पहले और इसके बाद बताऊंगा, इज द पोटेंशियोमीटर। मैंने आपको गैलोनोमीटर एमीटर का कुछ बताया था, नहीं बताया ना, तो फिर रुक जाओ, पोटेंशियोमीटर नहीं, पहले मुझे वो बताना पड़ेगा। यू नो कि हम गैलोनोमीटर किस चीज के लिए यूज करते हैं, गैलोनोमीटर का काम क्या होता है, और फिर एमीटर का काम, गैलोनोमीटर से आप सर्किट में करंट को डिटेक्ट करते हो, सर्किट में करंट है तो गैलोनोमीटर का पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, नहीं है तो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो आप बोलते हैं कि गैलोनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द करंट इन द सर्किट, सर्किट में करंट के डिटेक्शन के लिए काम आता है ना गैलोनोमीटर, ठीक है ना, आप नोट कर लोगे, गैलोनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट द presence of current in the circuit, used to detect the presence of current in the circuit, ठीक है ना, presence of current in the circuit। जैसे अगर मान लीजिए सर्किट की करंट सर्किट में करंट की प्रेजेंस डिटेक्ट हो जाती है, तो फिर आप इससे मेजरमेंट क्यों नहीं कर लेते, पॉइंटर तो होते ही, इसमें डिफ्लेक्शन भी आता है, तो मेजरमेंट कर लो। तो मैं पहले आपको बताता हूँ कि व्हाई गैलोनोमीटर कैन नॉट मेजर द एक्यूरेट करंट ऑफ द सर्किट। लुक एट दिस,
y why galvanometer cannot measure the accurate current in the circuit. आप इसे ठीक से समझना। ये एक 5 वोल्ट्स का सेल है, 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, तो सर्किट में करंट आई कितनी आएगी? कितनी आएगी? ओम्स लॉ क्या है? सर्किट में करंट कितनी आएगी? तो कितनी आएगी? V अपॉन R 1 एम्पियर आई ना। ये जो 1 एम्पियर करंट है आपने मेजरमेंट से नहीं निकाली, आपने तो थ्योरेटिकली कैलकुलेट की ना बाय द ओम्स लॉ। जो आपने करंट ओम्स लॉ से कैलकुलेट की है, और ऑन की इसके मेजरमेंट के लिए आपने यहाँ पे गैलोनोमीटर लगा दिया। ठीक से समझना। जनरली जो लैब्स में गैलोनोमीटर आपको मिलेंगे, गैलोनोमीटर में के अंदर एक कॉइल होती है, तो गैलोमीटर की कॉइल का जो रेजिस्टेंस आरजी है, इट इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ 10 ओम्स टू 100 ओम्स तक के बीच में होता है। कोई भी गैलोनोमीटर मिलेगा उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? 10 ओम टू 100 ओम के बीच में। अब मान के मैंने माना कि इसका रेजिस्टेंस मिनिमम हो 10 ओम्स भी हो, तो जब आपने गैलोनोमीटर लगाया फॉर द पर्पस ऑफ मेजरमेंट ऑफ करंट, तो करंट आई डैश कितना आ जाएगा? V अपॉन R 5 plus 10, so that is what 1/3 ampere. So is it a good instrument? You wanted to measure which current which was there prior to the connection of the galvanometer, है ना? And that was 1 ampere. बट आपने गैलोनोमीटर को 1 एम्पियर करंट जो पहले से थी उसके मेजरमेंट के लिए लगाया और उसकी प्रेजेंस ने करंट को चेंज कर दिया। कितना कर दिया? 1/3 एम्पियर। काफी एप्रिशिएबल चेंज आ गया। सो ऑब्वियसली गैलोनोमीटर इज नॉट ए गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट। तो अब अगर आपसे कोई पूछ ले क्वेश्चन कि व्हाई गैलोनोमीटर इज नॉट ए गुड इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ करंट, तो व्हाट विल यू से? क्यों? आप बोलोगे ड्यू टू इट्स एप्रिशिएबल रेजिस्टेंस। आप लिखोगे why galvanometer is not a good instrument for the measurement of current, due to its appreciable resistance, due to its appreciable resistance, क्योंकि गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल नहीं होता है। ठीक है ना? इसलिए अब आप एक चीज और देखोगे, अभी इसके पहले हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन किया था रेजिस्टेंसेस का प्रीवियस क्लास में। तो आपके पास मानो दो रेजिस्टेंसेस हैं पैरेलल में, वन इज 6 ओम, द अदर इज 3 ओम। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हाट डू यू थिंक? वो 6 से भी बड़ा आएगा, 3 से भी छोटा आएगा, या 6 और 3 के बीच में आएगा? क्यों? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा? दोनों से छोटा। यही बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस छोटे वाले से भी छोटा आता है। आप जब सॉल्व करोगे तो आर कितना आएगा? 2 ओम्स। हम इस कॉन्सेप्ट से कोई अप्लाई करते हैं किस चीज के बनाने में, एक इंस्ट्रूमेंट बनाने में, जिससे कि करंट का मेजरमेंट एक्यूरेट हो जाए। हाउ? लुक एट दिस। हमने जो गैलोनोमीटर था ना, इसके पैरेलल में एक बहुत छोटा सा रेजिस्टेंस लगा दिया, दिस स्मॉल रेजिस्टेंस, एंड दिस स्मॉल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड शंट। दिस कॉल्ड व्हाट? शंट। यस। गैलोनोमीटर के पैरेलल में हमने क्या किया? We connected a very small resistance in the parallel, and that resistance is called what? Shunt. और यूजुअली शंट की वैल्यू क्या होती है? शंट इज ए वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस, मतलब मे बी कि 0.1 ओम हो सकता 0.01 ओम हो सकता 0.001 ओम हो, मतलब बहुत ही छोटा रेजिस्टेंस होगा। तो बच्चों अब इस पूरी डिवाइस का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा पूरी डिवाइस का?
गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में शंट लगा दिया तो जो पूरी डिवाइस बन गई, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? शंट से भी छोटा, पैरेलल में छोटे वाले से भी छोटा। यानी कि अगर 0.01 ओम होता तो 0.01 ओम से भी छोटा हो जाता ना। तो सर्किट का पहले रेजिस्टेंस 5 ओम था, जब आपने यारी डिवाइस लगा दी तो बाद में रेजिस्टेंस सर्किट का कितना हो जाएगा? 5 प्लस समथिंग वेरी वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट व्हाट 5। तो करंट पहले 1 एम्पियर थी, बाद में भी करंट क्या होगी? 1 एम्पियर। और इसी डिवाइस को हम बोलते हैं एमीटर, दिस कॉल्ड व्हाट? एमीटर। आप समझ गए ना? तो जहां पे ये डिस्कशन चल रहा था आप उसमें लिख लोगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, या इसी के नीचे लिख लो कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर। तो कन्वर्जन ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर में आएगा कि galvanometer is converted into the ammeter. Galvanometer is converted into the ammeter by connecting a very small resistance in its parallel, by connecting a very small resistance in its parallel called shunt, called shunt. Called shunt. Called shunt. आप समझ गए? आप एक गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक स्मॉल रेजिस्टेंस लगा दोगे शंट, उससे क्या होगा? ये पूरा एमीटर में कन्वर्ट होगा। अब इसका न्यूमेरिकल देखो कैसे आता है। इसका न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, they'll give you a गैल्वेनोमीटर। उन्होंने आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया, गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस Rg is 10 ohms and Ig equals to say 10 milliampere। Ig होता क्या है? It is the maximum current that can pass through a galvanometer, pass through a galvanometer। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज आप देख लोगे, उसमें या तो ये होगा द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर, ठीक है ना, द मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या तो ये होगा, ठीक है ना, मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू द गैल्वेनोमीटर, या तो ये होगा, ठीक है ना, और या फिर क्या होगा, ठीक है ना, या फिर क्या होगा, इसकी लैंग्वेज ये होगी द full scale deflection, the full scale deflection current of the galvanometer, the full scale deflection current of the galvanometer, ठीक। The full scale deflection current of the galvanometer is what? 10 milliampere। मतलब इस गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है? 10 मिलियन। जब भी गैल्वेनोमीटर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे तो दो ही कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वन इसकी कॉइल का रेजिस्टेंस कितना है और इससे मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है। बस आपको ये दो चीजें ही बताएंगे। आप समझ गए मेरी बात? अब उनका क्वेश्चन क्या होगा कि दिस इज टू बी कन्वर्टेड, this is to be converted into an ammeter, of 10 ampere रेंज। मतलब आपको इसे 10 एम्पियर रेंज के एमीटर में कन्वर्ट करना, जो 10 एम्पियर तक की करंट को मेजरमेंट कर लेगा, क्योंकि अभी तो इसके थ्रू केवल मैक्सिमम करंट कितनी पास होगी? 10 मिली एम्पियर। उससे ज्यादा पास होगी तो इसकी कॉइल क्या होगी? जल जाएगी, ठीक है ना।
तो व्हाट शुड बी डन, व्हाट शुड बी डन, तो आपको क्या करना होगा, राइट। सो लुक एट दिस, हम लोग क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा दिया, मेन सर्किट की करंट आई में से जितनी मैक्सिमम परमिटेड करंट है वो IG से दे दोगे, रिमेनिंग करंट कहां रहेगी, शंट। अब शंट और गैल्वेनोमीटर आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो उनके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, इक्वल। सो IG इंटू RG विल बी इक्वल टू I माइनस IG इंटू वॉट S, यही होगा ना, इसका वोल्टेज इसका I इंटू R, इसका वोल्टेज इसका I इंटू R, और ये वोल्टेज क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। आप समझ गए ना, दिस इज क्लियर ना। अब यहां देखो कि जब हम गैल्वेनोमीटर से 10 मिली एम्पियर करंट पास कराएंगे तो मेन सर्किट में कितना करंट होगा, 10 एम्पियर, मतलब मैक्सिमम 10 एम्पियर रेंज का बनाना है, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, 10, आई कितना आ गया 10 एम्पियर, और जब सर्किट की करंट 10 एम्पियर मैक्सिमम है तो उस टाइम पे गैल्वेनोमीटर की कॉइल के थ्रू भी मैक्सिमम करंट पास हो रहा होगा। सो दिस इज व्हाट माइनस 10 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर में है, इंटू वॉट एस, और IG कितना है 10 इंटू 10⁻³ इंटू वॉट RG कितना है 10। तो अब यहां पे देखो ये 10 के कंपैरिजन में काफी नेग्लिजिबल है, जिससे आप कर दोगे 10 इंटू एस, इस 10 से ये 10 कट जाएगा, है ना, तो एस की वैल्यू क्या आ गई 10 इंटू 10⁻³, दैट मीन्स व्हाट पॉइंट कितना 0, 10 इंटू 10⁻³ क्या होगा पॉइंट 0.01। तो शंट जो कनेक्ट करना होगा पैरेलल में कितना आ गया 0.01 ओम का, ये सॉल्व हो गया। अगर आपको इस गैल्वेनोमीटर को एक ऐसे एमीटर में कन्वर्ट करना था जिसकी रेंज कितनी हो 10 एम्पियर, तो व्हाट शुड बी डन, a resistance of 0.01 ohm called shunt is to be connected in the parallel of the galvanometer. This is clear? आप समझ गए मेरी बात, ठीक है। राइट, अब आप देखोगे कि जैसे आप जब लैब में गैल्वेनोमीटर देखोगे तो मिलेगा क्या कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स मिली एम्पियर्स में होती है, लेकिन अगर मान लो मुझे गैल्वेनोमीटर से वोल्टेज मेजर करना हो, आप उसकी तो रीडिंग ही एमीटर में है, करंट में है, तो आप उसे वोल्टेज का मेजरमेंट कैसे करोगे, हम सब कुछ कर सकते हैं बाई कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन कैसा, आप ठीक से समझोगे। जैसे गैल्वेनोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस जो RG है इट इज 10 ओम्स, ठीक है ना। हम जब भी हमें सर्किट के किसी दो पॉइंट्स के बीच का, जैसे रेजिस्टेंस R है, मुझे इसकी इन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना कि कितना वोल्टेज है इसके क्रॉस, सो व्हाट वी डू, हमने यहाँ पे गैल्वेनोमीटर उसके पैरेलल में लगा दिया, तो जो वोल्टेज गैल्वेनोमीटर के क्रॉस आएगा वही इसके क्रॉस होगा, एंड वाइस वर्सा, जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा वही इसके क्रॉस, यानी इसके क्रॉस के वोल्टेज की रीडिंग गैल्वेनोमीटर से मिल जाएगी, बशर्ते कि गैल्वेनोमीटर वोल्टेज वोल्ट्स में करंट वोल्ट्स में मेजरमेंट करता हूं। अब कैसे बना लेंगे, गैल्वेनोमीटर का जो स्केल होगा उसमें रीडिंग किसमें होगी, मिली एम्पियर, किसमें होगी, मिली एम्पियर में, है ना, रीडिंग किसमें आएगी, मिली एम्पियर में। हम लोग क्या करेंगे ठीक से देखना, गैल्वेनोमीटर का कुछ रेजिस्टेंस है RG, तो जब किसी मोमेंट पे गैल्वेनोमीटर के थ्रू I1 करंट पास हो रही है, I1 करंट, तो उस मोमेंट पे
जब I1 करंट पास होगी तो गैलोमीटर के क्रॉस वोल्टेज कितना होगा? I1 इंटू आर जी, I1 इंटू आर जी। तो यहाँ पे जितनी भी करंट होगी, यहाँ पे जितनी भी करंट होगी, अगर मैं उसे आर जी से मल्टीप्लाई कर दूं तो स्केल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट्स में। आई इंटू आर क्या होगा? वोल्टेज हो, तो स्केल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वोल्ट्स में। आप समझ गए ना? तो दैट मीन्स व्हाट कि हम अगर गैलोमीटर की रीडिंग को, जो स्केल है, स्केल को आरजी से मल्टीप्लाई कर दें, दिस इज कॉल्ड कैलिब्रेशन। समझ रहे हो? तो आप इस पॉइंट को नोट करोगे। इफ scale of the galvanometer is multiplied by scale of the galvanometer is multiplied by RG, its reading becomes in volts. Its reading becomes in volts, and it will behave like a voltmeter, which will not be very accurate. वो वोल्टमीटर बन जाएगा बट बड़ा एक्यूरेट नहीं होगा। क्यों एक्यूरेट नहीं होगा? आई टेल यू दैट। लुक एट दिस, व्हाई गैलोमीटर इज नॉट ए, अभी तो हमने केवल स्केल का कैलिब्रेशन किया है, इंस्ट्रूमेंट तो कोई चेंज नहीं किया ना। अब एक गैलोमीटर क्यों अच्छा वोल्टमीटर नहीं है? लुक एट दिस, मान लीजिए सर्किट में एक 5 ओम्स का रेजिस्टेंस है, करंट है 1 एम्पियर, इसके क्रॉस वोल्टेज V कितना होगा? 5 वोल्ट्स। कितना होगा? 5 वोल्ट्स। ये तो आपने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया ना। अगर आप उसे प्रैक्टिकली बाय मींस ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेजर करना, आपने यहाँ पे गैलोमीटर लगा दिया। अब मान लो कि गैलोमीटर की कॉइल का रेजिस्टेंस 10 ओम्स है, तो जो सर्किट का मेन सर्किट का करंट था 1 एम्पियर, उसका कुछ पार्ट इसमें से पास होगा, कुछ